हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। सो लास्ट क्लास में अपन प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे और अपन ने लास्ट क्लास तक प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट मोर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी करने के लिए अपन ने देखा कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ मोशन इन 2D। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसको अपन क्या करते हैं, दो डायरेक्शन में ब्रेक कर देते हैं टू स्टडी इट प्रॉपरली। एंड वी नो एक्चुअली मोशन इन वन डायमेंशन वी हैव स्टडीड एवरीथिंग। तो इस तरह से जब अपन को कंबाइन यानी टोटल मोशन की जब बात की जाए देन वी कैन ऐड दोज two individual motions in separate direction vectorially, then we will get the resultant motion. And then we talked more about it. So we talked about a few terms related to projectile motion, that is time of flight to u sin theta by z, maximum height and range, and then we talked about equation of trajectory. So equation of trajectory भी अपन ने देखा। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है कि एक पार्टिकल को अगर आपने थ्रो किया, जैसे मान के लिए फायर किया, तो वो इस तरह का पाथ फॉलो करता है बेसिकली, एंड दिस पाथ followed by the projectile is termed as trajectory. तो इस पे अगर मैं कोई भी जनरल पॉइंट लेता हूँ x and y, तो उसके एक रिलेशन होता है इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में, एंड दैट रिलेशन भी टर्म्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसको भी अपन ने देखा, एंड देन वी डेराइव्ड थ्री फॉर्मूलाज फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और उसका अपन ने एक एप्लीकेशन भी देखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लेट्स कंटिन्यू विद वन मोर एग्जांपल ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अभी तक अपन ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका एकदम सिंपलेस्ट केस पढ़ लिया है और एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपन ने देखा। लेट्स कंटिन्यू हियर विद वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें दिया है वो ये है, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल सो दैट इट जस्ट क्लियर ए वॉल ऑफ 4 मीटर हाइट at a distance of 4 meter and fall at a distance of 14 meter from the wall. Find the magnitude and direction of initial velocity of ball. तो ये एक प्रॉब्लम है। इसमें देखो दिया क्या है, ये कह रहा है कि जहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ से 4 मीटर की दूरी पे एक 4 मीटर हाइट की 4 मीटर हाइट की एक वॉल है। जो बॉल अपन को प्रोजेक्ट करनी है उसकी इनिशियल स्पीड और एंगल आपको पूछा गया है कि कितनी स्पीड से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करनी है, सो दैट इट जस्ट क्लियर, मतलब ये जस्ट इस वॉल के जस्ट टॉप पॉइंट के एकदम नज़दीक से गुजर जाए, एंड आफ्टर दैट इट शुड फॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड हिज इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन, बेसिकली एंगल। तो अब देखो, मतलब अब आप इस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, देन देयर कम्स ओनली वन थिंग एक्चुअली इन अवर माइंड, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वी कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखते हैं कैसे। तो अभी देखो पहले और इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें दिखे हैं। So see the total distance this between projection and point of landing, so we can write that is equal to r, and that is this is given as 14 plus 4, that is equal to 18 meter. Okay, what about this 4 meter? Is it the maximum height? No, it's not maximum height. Maximum height should lie somewhere in between actually, is it? So that should be at 9 meter. तो ये 4 meter है, वो maximum height नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को origin लेता हूँ, and let's say this is x axis, this is y axis, then I know the coordinate of this point x, y, that is equal to 4,4। तो मतलब ये जो 4,4 है वो पॉइंट मेरा एक ट्रेजेक्ट्री पर लाई कर रहा है। सो आई नो द कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द। अब देखो दूसरी बात, इसमें ये पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि ये पॉइंट इस ट्रेजेक्ट्री पर लाई कर रहा है। वो अपन को समझना पड़ेगा बाय रीडिंग द प्रॉब्लम और समझ करके। तो हमें ये कंक्लूजन, ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होगी, दैट इज लाइक यू शुड कीप इन माइंड। तो वो आपको प्रैक्टिस से भी आ जाएगा। तो हमें ये समझ में आ गया, हमारे पास ये है। अब हमारे पास u और थीटा अननोन है। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के रिलेशन है वो है y इज इक्वल टू x tan थीटा। एक जो अपन को याद आता है दैट इज 1 - x बाई आर। यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक मेथड, एक फॉर्मूला अपन कल स्टडी किए थे। अब देखो इसमें अगर हमें यहाँ पे चाहिए क्या, थीटा और यू चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि y आपको पता है एक पॉइंट के लिए,
x पता है, r पता है, x पता है, तो मतलब थीटा। तो सीधा सीधा यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस रिलेशन को यूज करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास सीधा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा। बाकी अगर आप दूसरे जो भी मतलब फॉर्मूले अपन डेराइव किए थे उनको देखोगे तो उसमें आपको u भी आ जाएगा, जो कि u दिया नहीं और थीटा, तो दोनों टर्म्स एक साथ आ जाएंगी, तो इसलिए हम वो वाला यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ हम कौन सा रिलेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो वी कैन यूज नाउ हियर दिस रिलेशन, लेट्स सब्स्टिट्यूट एंड सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू व्हाट 4 मीटर, x इज इक्वल टू 4 मीटर, tan थीटा अपन को नहीं पता, 1 x इज इक्वल टू 4 मीटर एंड y इज r इज इक्वल टू 18 मीटर। सो दिस इज योर रिलेशन, लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास कितना बचा बेसिकली 1 इज इक्वल टू tan थीटा, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा अंदर, तो ये कितना आ जाएगा 2/9, राइट। और एलसीएम अगर मैं इसको ले लेता हूं तो 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 7/9 इंटू tan थीटा, दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 9/7 एंड फाइनली वी आर गेटिंग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 9/7। तो देखो यहाँ से अपने पास सीधा सीधा क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू, कितने एंगल पे अपन को उसको प्रोजेक्ट करना होगा। नेक्स्ट वी आर आस्क्ड टू फाइंड इज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो उसके लिए आपको देखो रेंज दे रखा है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो इसमें r अपन को दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू पता है, तो मतलब sin थीटा भी पता है, cos थीटा भी पता है, g भी पता है, तो सिंपली अपने पास क्या बचा है u। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो अपने पास हमें चाहिए होगा यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है 9/7, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 981 प्लस 63, तो ये कितना हो गया दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 441, इज इट, दिस इज 4 and 14, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 12। तो अभी अपने पास साइन थीटा की लेट मी जस्ट चेक द कैलकुलेशन, यहाँ पे अपन ने 4 ये रखा और 1 माइनस 14/9, दिस इज 2/9, सो 1 and tan थीटा 2/9, दैट्स करेक्ट। सो इसको सॉल्व करके अपन ने देखा तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 7/9 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 9/7, दैट्स करेक्ट एक्चुअली, okay। And then we are right here 7, so this is 981 and 7, it's square, that is 49, so it will not be this। तो यहाँ पे ये कितना आ गया अपने पास 0 and this is 130, right। तो अभी अपने पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 9/√130 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/√130, राइट। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, r कितना है अपने पास 18, 2 यू स्क्वायर अपन को नहीं पता, साइन थीटा 9, कॉस थीटा 7 डिवाइडेड बाय g इज 10 इंटू दिस अंडर रूट सॉरी 130 इंटू अंडर रूट 130। सो दिस इज आवर कैलकुलेशन एंड इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं एंड फाइनली वी आर गेटिंग u स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 10 इंटू 130 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 इंटू 9 इंटू 7, तो ये तो यहाँ से सीधा सीधा कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ बेसिकली दिस इज 1300 divided by 7, so let me just check it. So we are getting finally u square is equal to under 1300 by 7 and u is equal to under root 1300 by 7. One more thing here actually, because it's not mentioned about the value of g, is it? So actually at that moment of time we should take the value of g is equal to 9.8. I forgot that, I thought like it's mentioned, so I have taken it 10, so I have solved it with the 10. So if you are like not given, then take the value of g, if g is equal to 9.8, तो उस टाइम पे अपने पास इसका लाइक सॉल्व करके यहाँ से अपन देख सकते हैं जस्ट दिस रिलेशन विद 18 इज इक्वल टू 2 times u square into 9 into 7 divided by g, I will take it 9.8
इंटू अंडर रूट 130 इंटू अंडर रूट 130। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 9.8 इंटू 130, this divided by 18 into 7, and this solving we are getting 18 gets cancelled, and this is under root, this is 182, and u is equal to under root 182. So this is the actually answer given in your books, and if the value of g is given, if it is provided, then you will get g is, if we are taking it 10, then we are getting answer this. So actually you take this is your answer actually. So this is one of the like example or other example of equation of trajectory. So you can see with the help of equation of trajectory we can easily solve the problems. Let's continue here with the next case. तो जो अभी तक अपन ने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है, जब सिंपल वाला केस कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से थ्रो करते हैं कुछ एंगल पे, तो उसके बारे में लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज अपन ने स्टडी कर लिया। अब इसमें एक्चुअली हम बहुत सारी चीज़ें लाइक और कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड कर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा अलग अलग केसेस डिस्कस कर सकते हैं जो कि लाइक इसमें होते हैं। तो जैसे अभी अपन ग्राउंड से प्रोजेक्ट करने की बजाय कुछ हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे, हाइट से भी अलग अलग तरीक़ा से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट केस वी माइट बी प्रोजेक्टिंग द पार्टिकल फ्रॉम सम मूविंग फ्रेम, तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है वहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो वो सब चीज़ें अभी अपन देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट विद द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। सो लेट मी इरेज इट फर्स्ट। सो हेयर वी हैव नेक्स्ट केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड्स की बजाय कुछ हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं बॉल को, एंड देन अगेन हमें वही चीज़ें पूछी जाती हैं, कितनी देर बाद बॉल आपकी लैंड कर जाएगी, किसी भी जनरल पॉइंट पे या टाइम पे आपके बॉल की नेट वेलोसिटी कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही होगी, मैक्सिमम कितनी दूरी पे गिरेगी, तो वो सब चीज़ें अपन को पूछी जाती हैं। इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो कैसे वो सब चीज़ें अपन यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मेन अप्रोच इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर एक्चुअली, बिकॉज ये जो सिचुएशन है वो अलग अलग हो सकती हैं, किसी भी केस के लिए आपको पूछा जा सकता है। वी विल ट्राई टू डिस्कस सम पॉसिबल केसेस फॉर दिस टू। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू हियर। तो यहाँ पर है अपने पास जो केस जिसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स से हियर दिस इज सम टावर, आप मान सकते हो इसको कि एक टावर है जहाँ से अपन बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज सम टावर वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट, and from here actually we want to project the ball. So first let's see कि यहाँ से क्या एक ही तरीका है प्रोजेक्ट करने का या कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं। So definitely you can imagine there are definitely many ways to project from here. So one of the projectile you can throw it horizontally with some speed u, is it? Another you can throw at some angle exactly like this, then projectile will be like this. यहाँ से आप थ्रो करोगे प्रोजेक्टाइल विल बी लाइक दिस, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, इज इट, इट मे बी फॉलिंग हेयर देयर एंड सो ऑन, उससे अपन को मतलब नहीं है। वी आर गोइंग टू सी द अप्रोच। सो वन वे इज दिस, अनदर इज दिस, और बाकी एक तरीका हो सकता है कि इस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर दिया जाए, मतलब लाइक इट्स एट सम स्पीड u, और ये अपना जो है वो हॉरिजॉन्टल केस, लेट मी राइट इट दिस वे, इज इट। तो यहाँ पे एक तरीका ये हो गया। तो यहाँ से लाइक दीज आर 3 केसेस, बाकी आप एंगल चेंज कर सकते हो यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कुछ और। एक वर्टिकल तो वो तो सीधा सीधा आ जाएगा, वर्टिकल वाला केस अपन रेक्टिलिनियर मोशन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो दीज आर 3 पॉसिबल केसेस। अब इसमें लाइक एंगल कभी हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड में 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ओके, तो अभी अपन को ये केस को समझना है कि इस तरह की सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है, राइट। वी विल सी सम एग्जांपल कि हाँ। सो तरीका इसका हमेशा वही है, प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स मोशन इन 2D एक्चुअली। सो अपन लाइक लेट मी write it, let me consider this is case A, this is case B and this is case C। तो अभी अपन बात कर रहे हैं केस A की। Okay, so for case A you can consider the situation it's like this, और यहाँ से अपन ने क्या किया है, बॉल को horizontally speed u से थ्रू किया है and this will be falling like that, right। तो इस सिचुएशन में u स्पीड से अब देखते हैं अनदर पॉइंट यहाँ पे जो है कि अपन को लाइक
पॉजिटिव नेगेटिव एक्स बाई एक्सिस, तो ये बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे मोशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड ही हो रहा है इस सिचुएशन में, ऊपर को जा नहीं रहा है. वी कैन टेक अपवर्ड आल्सो पॉजिटिव, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट केस टू. और मैं यहाँ पे कन्वीनियंट के लिए ये x और इसको भी मैं पॉजिटिव y ले सकता हूँ. तो उस सिचुएशन में अभी देखते हैं क्या हो जाएगा. सो व्हाट इज सो along motion along horizontal, is it axis बेसिकली, और x एक्सिस, तो इसमें ux कितना दे रखा है अपन को, u सिंपली, ax कितना दे रखा है 0, vx कितना हो जाएगा u, क्योंकि जब एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेम. x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सिंपली u इन x इंटू टी, दैट इज ut. तो ये सब चीज़ें अपन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मालूम है. सेम पहले जैसे तरीका था वैसा ही करना है अपन को यहाँ पर भी. ऐसे ही मोशन अलोंग y डायरेक्शन में लिख सकता हूँ. सो मोशन अलोंग y डायरेक्शन, राइट. तो इस सिचुएशन में भी देखेंगे तो यू वाई कितना है, यहाँ पे आप समझ सकते हो. यहाँ पे यू वाई क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको सोचना होगा, बट आई थिंक आप बहुत आसानी से आप ये लाइक पता लगा सकते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन ने क्या किया, वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टली दिया एग्जैक्टली. तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड अपनी कितनी है, दैट इज 0. सो दिस इज यू कैन राइट यू वाई इज इक्वल टू 0. ए वाई, यहाँ ए वाई कितना होगा, ए वाई देखो अब अपन ने वाई क्या लिया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा, डाउनवर्ड. तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अब प्लस जी, नॉट नेगेटिव जी, रिमेंबर दैट. वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी. और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. तो वाई कोऑर्डिनेट ये 0 आ गया, ये जी आ गया, टी स्क्वायर, सो इट्स जी टी स्क्वायर बाई 2. तो ये आ गया अपने पास वाई कोऑर्डिनेट. तो ये समझ में आता है ए वाई जी. और यहाँ पर भी देखो अपन ने क्या किया है कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में अगर अब हमें कुछ भी पूछा जा रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, नेट स्पीड, नेट वेलोसिटी, तो वो सब चीज़ें अपन निकाल सकते हैं. तो चलते हैं अभी आगे. सो दिस वी आर गेटिंग सेपरेटली information about in y direction, or basically you can write vertical direction, x direction और horizontal direction. तो अब मैं मानता हूँ कि ये मेरा कोई पॉइंट है, let's say the ball is finally reaching here at some time. तो यहाँ पे ये क्या होगी इसकी स्पीड vx, ये क्या होगी इसकी स्पीड vy. तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी किधर हो जाएगी, इधर v, और ये एंगल में थीटा ले लेता हूँ और मैं इसको अल्फा ले लेता हूँ क्योंकि थीटा अपन नॉर्मली इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लेते हैं. तो पहली बात तो एट एनी टाइम t और एनी जनरल पॉइंट इज इट x, y. तो यहाँ पे आपको एक चीज पूछी जा सकती है, स्पीड ऑफ पार्टिकल टी टाइम पे. अगर आपको स्पीड पूछी जाती है तो देखो अपन को मालूम है नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दिस इज वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, और ये अपने पास है यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप. यहाँ से देख सकते हो, इज इट. और अभी मैं जो हाइट है अपनी बिल्डिंग की, टावर की, मैं उसको हाइट को, क्योंकि ये अपन को हाइट दे रखी होती है, लेट मी टेक दैट स्मॉल h. तो ये आ गया. अब अपन को स्पीड पूछी गई तो ये वेलोसिटी आ गई, स्पीड पूछी गई तो स्पीड क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ v, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो दैट इज u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर, सिंपल, फॉर स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल. Is it clear? Speed of the particle at time t, we can write this one actually. Okay, next we can also write angle alpha. तो tan अल्फा भी अगर अपन को पूछा जाता है तो वो क्या लिख सकते हैं अपन, tan अल्फा यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, vy अपॉन vx, vy अपॉन vx, एंड दैट इज इक्वल टू gt अपॉन u. तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan अल्फा. तो अगर एंगल भी आपको t टाइम पे पूछा जा सकता है तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हो. ओके, next point, all right, time of flight of
फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? देखो अब यहां पे देख सकते हो, क्या आपको x मालूम है कि ये कहां गिरेगा? अगर यहाँ x मालूम होता तो यहाँ पे t कितना आ जाता, x/u, बट यहाँ से अपन को चीजें नहीं मालूम है। यहाँ से देखते हैं वेलोसिटी के बारे में क्या है, जब गिरेगा तब स्पीड या वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कुछ मालूम है? नो, दैट इज आल्सो नॉट। सो यहाँ से भी नहीं जा सकती। यहाँ पे चलते हैं, जब ये गिरेगा तो क्या अपन को h मालूम है? यस, डेफिनेटली वी नो द y कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू इज इट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपन क्या करेंगे, ये रिमेंबर याद रखने का, मैंने ये ए केस के लिए बात कर रहा हूं, बाकी जस्ट यहाँ पे क्या होगा, सी और बी केस में ये सिचुएशन यू वाई एक कंपोनेंट भी आ जाएगा, बाकी चीज़ें एग्जैक्टली सेम रहेंगी। ये कोऑर्डिनेट अपना जब गिरेगा या फाइनली इसको स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तब हमेशा ये वाई कोऑर्डिनेट एच ही हो जाएगा, तो अप्रोच विल रिमेन सेम। तो इस केस में अपन लिख सकते हैं, इज इट एट द टाइम of landing I can write my y is equal to small h। तो यहां से लिख सकते हैं y is equal to small h is equal to g t square by 2 and this implies t is equal to time of flight is equal to under root 2h by g। तो ये अपने पास देखो टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत आसानी से आ गया, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें चीज़ें। रिमेंबर दैट अप्रोच इज एग्जैक्टली सेम, जस्ट थोड़े से अपने रिलेशन बदलते जा रहे हैं, फॉर्मूले बदलते जा रहे हैं, एक्सप्रेशन बदलते जा रहे हैं, अप्रोच एग्जैक्टली रिमेन सेम। लॉजिकली अपन को सोचना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रही हैं तो हमें कहाँ से आएगा, यहीं से कहीं से तो आएगा ना डेफिनेटली। अपन आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोचो कि यहीं से हमें कहीं से निकालने का है। अब देखो कि कहाँ से निकल सकता है, क्या यहाँ से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आपको टाइम आ जाए? अगर यहाँ पे जैसे इधर तो कहीं से टाइम आएगा नहीं, यहाँ से आ सकता है अगर आपको x मालूम हो, बट क्या आपको x मालूम है ये कहाँ गिरेगा? नहीं मालूम है, डेफिनेटली नहीं मालूम है। तो इसलिए ये काम खत्म, यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ से कहीं से कुछ v के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जब गिरेगा तब कुछ नहीं पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जब फाइनल लैंडिंग, तो हमें क्या होना चाहिए, जो फाइनल लैंड कर रहा है उस टाइम की इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। अब उस टाइम की इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? तो वही अपन देखेंगे कि प्रॉब्लम में हमें या जो भी सिचुएशन डिस्क्राइब कर रखी है उसमें क्या दे रखा है, वहां से अनदर पॉइंट। अगर बाई चांस मान के चलो कि अगर किसी प्रॉब्लम में आपको यहाँ दे रखा है कि दैट फाइनली इट इज फॉलिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ लेट्स से सम आर मीटर, तो उस सिचुएशन में आप ये डेफिनेटली यूज कर सकते हो। उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला आपका यूज नहीं होगा, उस केस में आपको यही यूज करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो अगर आर दे रखा है तो डेफिनेटली टी विल बी आर बाई यू, दैट्स ऑल सिंपल। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि कैसे जाना है, कौन से तरीके से कहाँ से अप्रोच करनी है ना। तो यहाँ पे अभी इस सिचुएशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे अपन को पता है कि वाई, जब ये फाइनली बॉल यहाँ पे लैंड करेगी तो अपन को वाई पता है कि वाई कितना हो जाएगा, एच। जब वाई पता है अपन को तो सीधा सीधा इस इक्वेशन में रख देते हैं एंड सिंपली वी आर गेटिंग दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। सो दिस इज अबाउट लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे अब आपको पूछा जा सकता है दिस इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्लियर ना। तो ये अब आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि नहीं मालूम है अपन को। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल रेंज, अब देखो अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ ही गया है सीधा सीधा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, यू कैन राइट u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और u आपको पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो रख देते हैं। तो r बराबर क्या आ गया, u अंडर रूट 2h बाई जी, एंड दिस इज योर रेंज। इज इट क्लियर? मैक्सिमम हाइट इसमें कुछ पूछ ही नहीं जा सकती। हाँ, और इसमें क्या पूछ सकते हैं कि इसके बारे में बात की जा सकती है, दैट पॉइंट इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। सो लेट मी रेस दिस पार्ट। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी के लिए मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अभी नेक्स्ट केस इज इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। तो अगर ये आपको ये वाला जो सिंपलेस्ट वाला केस अपन स्टडी किए थे, इफ यू रिमेंबर दैट केस, इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी क्या है कि अपना जो जनरल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उनके बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन कहाँ से आता है, तो अपने पास एक्स और वाई में क्या है, एक तो ये है एक्स
और y ये है। अब अपन को इनके बीच में कॉमन क्या चीज है उसको देखना होता है, तो कॉमन यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्या है, t। तो अभी क्या करेंगे अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या करेंगे, अपने पास है x बराबर यू टी, यहां से मैं t बराबर लिख सकता हूं x बाई यू। क्लियर। y बराबर क्या है, y बराबर है जी टी स्क्वायर बाई टू। और डेफिनेटली इन दोनों को कनेक्ट करने का एक ही तरीका तो है, सीधा दिख रहा है क्या है, t की वैल्यू यहां पर रख देते हैं। तो y बराबर क्या आ गया अपने पास, g बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू, सो दिस इज x बाई यू का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू g एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ गई, इज इट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री we are getting y is equal to g by 2 u square into x square। और ये क्या है आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हाँ, तो यहां से क्या आ गया, ट्रेजेक्ट्री इज ए पैराबोला। पैराबोला ट्रेजेक्ट्री, हर प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पैराबोला होती है। तो अब देखो यहाँ पे कि ये जो एक केस अपन ने स्टडी की है, क्या इसमें कोई चीज आपको कॉम्प्लेक्स दिख रही है, कुछ भी नहीं। इफ यू गो स्टेप बाय स्टेप, इज इट, आगे जब प्रॉब्लम आएगा तो वहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, देखेंगे कि चीजें क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है प्रॉब्लम में, उसको कलेक्ट कर लेंगे, ये एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में लिख लेंगे, फिर जो हमें पूछा गया उसके हिसाब से थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे एंड यू विल गेट फाइनली योर आंसर। जस्ट फ्यू स्टेप्स एंड स्मॉल लिटिल बिट, थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज करने का है। सो दिस इज अबाउट case 1. Let's continue here. Let me discuss about case B also. So इस केस में नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केस बी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है, मैं जो पहले वाला केस था उसी को थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा। सो डोंट राइट इट राइट नाउ, जस्ट लुक एट इट फर्स्ट। तो अभी इस केस में चेंज क्या हो गया है कि जो अपन ने पहले इसको हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दी थी उसको आप कुछ एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा पे अपन ने ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। सो दिस इज द चेंज। यहाँ पर भी चीजें वही आपको पूछी जा सकती हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर बाद गिरेगा, कहाँ गिरेगा, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वगैरह वगैरह। मतलब कि इन चीज़ों से रिलेटेड ही आपको प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। तो हम इन चीज़ों के बारे में अगर जानकारी ले लेंगे कि इनको कैसे डील किया जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, तो अपन को कुछ भी पूछा जाए देन वी आर इन पोजीशन टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। सो दैट लाइक वी आर गोइंग टू सी नाउ हियर फॉर केस बी आल्सो। तो इसमें देखते हैं कि तरीका क्या है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियली क्या हो जाएगी, यू कैन राइट दिस इज यू कॉस थीटा। वर्टिकल क्या हो जाएगी, लेट मी रेज दिस पार्ट। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये आपकी हो गई है वाई वेलोस, दिस इज वाई डायरेक्शन, इज इट वाई, और मैं इसको लिखूंगा यू साइन थीटा, दिस इज यू वाई। और अब मैंने देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यू एक्स कितना हो गया मेरा, यू कॉस थीटा, ए एक्स अभी भी जीरो है, वी एक्स ये हो जाएगा यू एक्स दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। और इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो इस केस में, अभी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो ये समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपन को बदलाव करने का है। नेक्स्ट पॉइंट हियर, अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने का है कि मैंने इस केस में क्या किया है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को भी मैंने वाई डायरेक्शन ले लिया। सो मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, यू वाई आपका यहाँ पे हो गया सिंपली यू साइन थीटा, ए वाई ये ध्यान रखने का आपको। अब वाई अपवर्ड अपन ने पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड जी, तो ये क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव हो जाएगा, माइनस जी। वी वाई एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे थोड़ा सी बदलाव। यू वाई कितना है अपने पास, यू साइन थीटा, ए वाई कितना है माइनस जी इंटू टी। सो दिस इज योर वी वाई एट टाइम टी। वाई कोऑर्डिनेट एट टाइम टी तो इसमें रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब अपन सब्सटीट्यूट करेंगे लाइक तो वाई अपने पास क्या आ गया, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई है अपने पास जी माइनस का बाई टू इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज योर प्रॉब्लम, इज इट। तो सॉरी लाइक दिस इज द केस वाई कोऑर्डिनेट। तो अभी देखो यहाँ पर भी अपन ने क्या किया, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स सेम थिंग। तो वो अपन ने एक्सप्रेस कर लिया। अब यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं। अब आपको पूछा जा सकता है, इज इट, लेट्स से वन
वेलोसिटी और स्पीड एट एनी टाइम t, ये आपको पूछा जा सकता है। तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे अपन, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। वी एक्स कितना है अपने पास, दिस u cos थीटा, तो ये अपने पास कितना आ गया u cos थीटा आई कैप, और वी वाई कितना है u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो ये क्या आ गई अपने पास, वेलोसिटी आ गई टाइम t पे। अब आपको स्पीड पूछी जाती है, तो स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू मॉड वी बार, वो कितना आ जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो उसको क्या लिखेंगे अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u(g) साइन थीटा इंटू टी। इसको आप सिंप्लीफाई करके तो स्पीड मॉड वी बार आप लिख सकते हो अंडर रूट दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u(g) कॉस थीटा साइन थीटा इंटू टी। तो ये समझ सकते हैं अपने पास स्पीड आ गई किसी भी टाइम टी की अगर हम बात करते हैं तब। नेक्स्ट केस में इसमें भी अगर आपको पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो अब देखो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही सोचो, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पूछा गया, यहाँ से कहीं से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिख रहा है, एक्स आपको पता है नहीं पता है ना, तो अपन को आर भी नहीं मालूम है, लेकिन हाइट आपको मालूम है। यहाँ पे वाई में यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, वही वेलोसिटी भी नहीं पता है अपन को, फाइनली जब ये लैंड करेगा तब डेफिनेटली नहीं मालूम है। वाई कोऑर्डिनेट यस अपन को मालूम है एक्चुअली में, तो वाई कोऑर्डिनेट से अपन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वाई इज इट एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वाई कर बराबर कितना आ जाएगा माइनस एच, तो इसमें माइनस एच रख देंगे और ये u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है एक्चुअली सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यू विल गेट टाइम ऑफ फ्लाइट। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व बिकॉज ये अपन को ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो है नहीं जो आपको याद करने का है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द अप्रोच, जहां आपको जरूरत पड़ेगी तो इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यू कैन सॉल्व इट। आपको थीटा मालूम है तो आप रख करके यहाँ से आंसर निकाल लोगे। तो अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। रेंज अब आपको पूछा जा रहा है तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आप लिख सकते हो, तो रेंज क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू एक्स अपने पास है यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आपका सॉल्व करके रेंज भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फिर से वही तरीका, तो ट्रेजेक्ट्री के लिए अपन क्या करते हैं, लेट मी रेस दिस पार्ट, इज इट, तो ट्रेजेक्ट्री राइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फिर से वही, x अपने पास क्या है u cos थीटा इंटू टी, और t आ गया अपने पास x बाई u cos थीटा, करेक्ट। y क्या है अपने पास u sin थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। तरीका क्या है, यहाँ से t को उठा के यहाँ पर रखने का है, सिंपल रख देते हैं, तो y कितना आ जाएगा अपने पास u sin थीटा, t आ गया है x बाई u cos थीटा, ये आ गया g बाई 2, और t रख देंगे इसमें x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, तो y अपने पास आ गया दिस इज x tan थीटा माइनस दिस इज g x स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। So this is your equation of trajectory. Is that clear? तो अभी अपन को
टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जा रहा है, मतलब लाइक कहीं भी कुछ भी पूछा जाता है तो एग्जैक्टली सेम मैनर में आप अप्रोच कर सकते हो। ऐसे ही अगर इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो सी वाला केस है, सो आई वांट यू ट्राई द सी केस बाय योरसेल्फ, जस्ट टेक इट लाइक इन वन प्रॉब्लम। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इसको वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, ये हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव हो गया। इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा, तो ये सेम हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी यू साइन थीटा, अभी ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। सो जस्ट स्मॉल चेंजेस विल बी देयर, रेस्ट रिमेनिंग विल बी सेम थिंग। अनदर पॉइंट इज दिस इज द अप्रोच। आपको यहाँ पे फॉर्मूले नहीं याद करनी है कि ये फार्मूला वो फार्मूला नहीं, बिकॉज यू कांट रिमेंबर द केसेस और फार्मूला फॉर एवरी केस। यस, जो सिंपलेस्ट केस वाला अपन ने डेराइव किया था, आई स्ट्रिक्टली वांट एवरीवन टू रिमेंबर दोज फार्मूलाज बिकॉज दे आर गोइंग टू बी यूजफुल और यूज्ड अ लॉट। ये स्पेशल केसेस हैं, मतलब लाइक तो इनको आप छोड़ सकते हो, लाइक डिफरेंट केसेस हैं तो हर एक केस के लिए अपन नहीं, बट यू शुड रिमेंबर द अप्रोच कि हर एक तरीके के में लाइक कैसे भी पूछा जाए आपको तो वहाँ पे अप्रोच क्या करने का है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको करना क्या है, वही पॉइंट लो जहाँ से प्रोजेक्ट किया है, जनरली आप उसको हमेशा ओरिजिन मान लो, है ना। हाँ, दो केसेस प्रोजेक्टेड हैं तो साइमल्टेनियसली तो एक को आप ओरिजिन पर सेट कर दो इफ़ दैट इज़ द केस। उसके बाद एक को हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस, एक को वाई डायरेक्शन, आप ऊपर को पॉजिटिव ले लो, नीचे को पॉजिटिव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रिमेंबर, डोंट डू मिस्टेक्स ऑफ साइन, इज इट। आपको साइन प्रॉपरली कंसिडर करना होगा, प्लस माइनस यू वी एक्स वाई, लाइक जो भी क्वांटिटी आप लिख रहे हो उसका साइन आपको प्रॉपरली। तो इस तरह से अपने पास क्या हो जाएगा, हमें किसी भी केस के लिए, जो दो केसेस अपन ने डिस्कस किए उनमें से अगर कुछ भी हमें फाइंड करने के लिए पूछा जाता है देन वी शुड बी एबल टू आंसर दैट। सो लेट्स कंटिन्यू हियर लाइक विथ सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज केसेस। सो लेट मी फर्स्ट इरेज इट एंड देन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम। So let's see, here we have problem exactly based on the concept that we studied just now, that is projectile from some height. So here the problem is a projectile is fired horizontally with the speed of 98 meter per second from top of hill. तो यहाँ पे ध्यान रखो, देखो चीज़ों को अपन को नोट करने का है। हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है with the speed of 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। इसकी हाइट अपन को दे रखी है हाई। अब आपको पूछा गया है टाइम टू रीच द ग्राउंड, बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, मतलब हिल से जहाँ से फायर किया गया है वहाँ से टारगेट कहाँ पे फाइनली हिट कर रहा है, मीन्स रेंज पूछा गया है। एंड द थर्ड पार्ट, वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, तो जब हिट करेगा तब उस टाइम पे वेलोसिटी। तो ये आपको तीन चीज़ें पूछी गई हैं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेटली लाइक दिस इज, लेट्स से एक हिल है अपने पास, इसका हाइट आपको दे रखा है, दिस इज हाइट इज 490 मीटर। यहाँ से टारगेट को अपन ने 98 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है एंड दिस इज द सिचुएशन। तो अब आपको पूछा गया ये पूछा गया है, और यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी वर्टिकल, कुछ वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल एंड नेट वेलोसिटी विल बी लाइक दिस v। तो ये आपको v पूछी गई है और टाइम पूछा गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो अभी अपन वही करते हैं एग्जैक्टली। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल को x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, मोशन along x डायरेक्शन। दूसरी बात, मैं अभी एकदम बेसिक अप्रोच से स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग दिस एग्जैक्टली दिस वे। I want you people also, if you are not comfortable good enough then go exactly this way। अगर आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें सब अच्छे से और कॉन्फिडेंट फील हो रहा है then you need to go step by step, you can directly write okay u x u y and so on, मतलब चल सकता है वो सब चीज़ें। so you need to check yourself for that actually। okay, तो यहाँ पे motion along x डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिखोगे आप u x कितना आ गया 98 मीटर पर सेकेंड, a x 0 है, Vx सिंपली Ux हो जाएगा और x बराबर 98 इंटू टी, तो ये आ गया। सिमिलरली अलॉन्ग y डायरेक्शन, अलॉन्ग y डायरेक्शन मोशन की बात करें तो y डायरेक्शन में आप देख सकते हो u y कितना है अपने पास 0 है, a y कितना है
अभी मैंने इसको पॉजिटिव लिया है तो ए बाई जी हो गया, और वी वाई कितना हो जाएगा अपने पास, जी इंटू टी हो जाएगा, एंड वाई इज इक्वल टू यू वाई जीरो है तो जीरो प्लस जी टी स्क्वायर बाई टू. सो दिस इज द ऑल सिचुएशन. अब आपको पूछा गया है फर्स्ट केस यहाँ पे, फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड. तो उसके लिए देखो अपन को क्या दे रखा है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे वाई दे रखा है, यहाँ से अपने पास टाइम आ जाएगा. सो फर्स्ट पार्ट, टाइम टू रीच द ग्राउंड. तो जब ग्राउंड पे रीच करेगा बॉल फाइनली, तो देख सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हो जाएगा, 490 मीटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो y इज इक्वल टू 490 मीटर. यहाँ पे रख देते हैं 490 इज इक्वल टू हाफ g 9.8 यहाँ पे मेंशन है इनटू टी स्क्वायर. इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना आ गया बेसिकली, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, जस्ट सॉल्विंग इट, and t is equal to 10 सेकेंड. तो टाइम टू रीच द ग्राउंड और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया 10 सेकेंड. सेकेंड पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, बेसिकली रेंज, डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम हिल. इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली आपको रेंज पूछी गई. रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. यू एक्स कितना है 98 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 10, तो रेंज आ गया आपके पास 980 मीटर. राइट, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स. थर्ड केस, इसमें आपको पूछा गया द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड. तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी टी टाइम पे नहीं पूछी गई है एग्जैक्टली, फाइनली ये जब यहाँ हिट कर देगा तब आपको वेलोसिटी पूछी गई है. सो वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग और लैंडिंग, इज इट. तो इसके लिए आप क्या देख सकते हो, वी एक्स कितना रहेगा, सेम रहेगा, यू एक्स 98 मीटर पर सेकेंड. वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई देखो आपको क्या है, जी टी, जी पता है, g इंटू टी, जी पता है 9.8, टी पता है, टाइम ऑफ लैंडिंग 98 मीटर पर सेकेंड. तो अब मैं देखो वेलोसिटी लिखूँ, अगर वेलोसिटी वेक्टर तो क्या हो जाएगा 98 आई कैप एंड 98 जे कैप. दिस इज योर वेलोसिटी. स्पीड वी बार इज इक्वल टू अंडर रूट 98 स्क्वायर 98 स्क्वायर, और स्पीड अपने पास आ जाती है 98 अंडर रूट 2. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, दैट्स ऑल. सो अपने पास ओके एंगल अगर आपको पूछा गया, क्योंकि वेलोसिटी पूछी गई, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, विल बी वी वाई अपॉन वी एक्स, दैट इज इक्वल टू 98 बाई 98 इक्वल टू 1. दिस implies अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री. So this is your problem exactly based on the concept just we now studied. Let's see more cases on this part. So okay, so let's see the next problem here. तो यहाँ पे अपन को जो next problem दिया है, the problem is from the top of 11 meter high tower. तो जो height दे रखा है अपन को, that is equal to 11 meter height. A stone is projected with the speed of 10 meter per second speed at an angle of 37 degree as shown in the figure. तो ये आप देख सकते हो कि it's like similar to case B. यहाँ पे अपन ने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे और टॉप ऑफ टावर से एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया है, स्पीड दे रखा है, एंगल दे रखा है, सब कुछ आपको दे रखा है. अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें पूछी गई हैं. स्पीड ऑफ द स्टोन आफ्टर 2 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइनली व्हेन इट विल बी लाइक लैंडिंग, हॉरिजॉन्टल रेंज दिस, and maximum height attained from by the projectile and speed just before striking the ground. तो सॉल्व करते हैं. तो सेकंड केस है, लेट्स सी इट एग्जैक्टली सेम वे. सो मैंने इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया. तो पहले अपन लिख लेते हैं, सो मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन. तो एक्स डायरेक्शन में देखो आप सब कुछ लिख सकते हो. यू एक्स कितना हो गया आपका 10 cos 37 डिग्री, दैट इज इक्वल टू cos 37 डिग्री. देखो जिनको cos 37 डिग्री के बारे में जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड अपना ट्रायंगल होता है 3, 4 एंड 5, राइट.
अब देखो यहाँ पे ये 3 छोटा है, तो ये जो एंगल होगा सामने वाला, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये कर देता हूँ 4, इसको लिख देता हूँ 3, ये 5। तो इसके सामने का एंगल जो क्या होगा, छोटा होगा, तो ये 37 डिग्री होता है, और इसके सामने का एंगल थोड़ा इससे बड़ा होगा, तो ये 53 डिग्री एंगल होता है, और ये 90 होता है। ये स्टैंडर्ड वाला ट्रायंगल होता है, तो जिनको याद नहीं है वो यहाँ से आप याद कर सकते हो। तो अब इसमें देख सकते हैं cos 37 की बात की जाएगी, तो cos 37 कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस बेस बाय हाइट, दैट इज इक्वल टू 4/5, राइट। सो cos 37, तो यहाँ पे 4/5, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, और ax आपको पता ही है 0 है, vx सेम हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, और x बराबर हो जाएगा 8t, राइट। तो ये आ गया। सिमिलरली अलोंग y डायरेक्शन, अब मन लिख सकते हैं, तो u y कितना हो जाएगा, u बेसिकली 10 साइन 37 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखोगे साइन 37 डिग्री 3/5, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड। ए वाई अपन को पता ही है, यहाँ पे ए वाई के बारे में जी की वैल्यू नहीं दे रखी है कि जी कितना लेना है, बट हियर वी आर गिवन एक्चुअली, सो लेट्स टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अपन को स्पीड 10 और वो सब दे रखा है, तो जी को ए वाई कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी वाई कितना हो जाएगा, यू वाई दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 10t, एंड वाई इज इक्वल टू 6t माइनस 10t स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6t माइनस 5t स्क्वायर। सो ये अपने पास सब चीज़ें आ गई। जनरल केसेस अपन ने लाइक सिचुएशन लिख लिया। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, तो स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड चाहिए, तो यू एक्स तो सेम ही रहने वाला है ना। 2 सेकेंड के बाद एक केस स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, तो देखो वी एक्स क्या हो जाएगा 2 सेकेंड पे, वो सेम ही रहेगा 8 मीटर पर सेकेंड। वी वाई क्या हो जाएगा 2 सेकेंड पे, वी वाई अपने पास ये दे रखा है, so this comes out to be basically 6 minus 10 into 2, that is equal to 20, so this comes out to be how much, this is a minus 14 meter per second। तो वेलोसिटी तो आपकी हो जाएगी 8 i कैप minus 14 j कैप, एंड स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, 64 plus 196, and this comes out to be under root how much, this is 0 4 and like 15, so 6 260, is it, this is 6 plus 4 0, and this is 10 16 1 and like this। तो स्पीड अपनी आ जाती है अंडर रूट 260 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज पार्ट 1, टाइम ऑफ फ्लाइट। B, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, अपन कहाँ से निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से, क्योंकि देख सकते हो रेंज अपन को मालूम नहीं है, यहाँ पे अपन को कुछ मालूम नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे अपन बोल सकते हो कि y कितना हो जाएगा अपना -11 मीटर। तो y रख देते हैं, y इज इक्वल टू दिस 60 माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू -11। तो ये आ जाएगा अपने पास 5t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 11 इक्वल टू 0, और ये 5t स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 11t प्लस 5t माइनस 11, इसको सॉल्व करके ये हो जाता है 5t माइनस 11 एंड दिस इज t प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1 -1 सेकेंड और t इज इक्वल टू 11/5 सेकेंड। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास आ जाता है। सी पार्ट इसमें पूछा गया है, ओके, सी पार्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज अपन लिख सकते हैं r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। r इज इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू एक्स देखो अपने पास 8 है, और टाइम ऑफ फ्लाइट ये t अपना हो जाएगा रेंज के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट,
अभी बताए थे, याद होगा आपको। तो ये कितना हो गया 8 इंटू 11/5, दिस इज इक्वल टू 88/5 मीटर। सो दिस इज योर रेंज। नेक्स्ट इसमें बचा डी एंड सी पार्ट। सो फॉर दैट लेट मी इरेज फर्स्ट दिस पार्ट। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप यू हैव नोटेड डाउन and this part also. You can pause it. I hope you have understood this part. Otherwise ये डाटा अपन को यूज होने वाला है, that's why. Next is D. D part is maximum height attained by the projectile. तो maximum height अपन लिख सकते हैं बेसिकली, देखो मैक्सिमम हाइट के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। एक तो ये वाली हाइट होगी h1, लेट मी राइट, और एक ये पूरी वाली हाइट होगी ग्राउंड से। तो ग्राउंड से तो क्या आ जाएगी 11, तो मालूम है, बस ये निकाल लेते हैं। और ये क्या होगी, अपन यहाँ से इसको एक प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास u बाई दिस, इज इट। तो अपने पास h मैक्स क्या आता है, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट फ्रॉम लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। तो इसके लिए लेवल ऑफ प्रोजेक्शन से अगर देखता हूं तो ये तो बेसिक सिंपल प्रोजेक्टाइल वाला केस है। तो मैं h1 लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से लिख सकते हो आप यू वाई इज इक्वल टू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 एंड दिस कम्स आउट विथ 36/20, दैट इज इक्वल टू 1.8 मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट लेवल ऑफ प्रोजेक्शन से आ जाती है। यू कैन राइट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो उससे आप लिख सकते हो 11 प्लस 1.8, दैट इज इक्वल टू 12.8 मीटर। दिस इज योर आंसर फॉर डी पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज ई पार्ट। तो ई पार्ट में आपको पूछा गया है स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। सो लेट मी जस्ट do little calculation and let me get some general result. Actually for this case there is one general result which you can use everywhere, so let me derive that part also. तो यहाँ पे अपने पास देखो ux तो क्या रहेगा, सिंपली u cos थीटा, और जो कि यहाँ पर अपने पास है 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमेशा यही अपने पास vx हो जाएगा, है ना। और uy अपन को दे रखा है u sin थीटा, और जब ये फाइनली अगर मैं इसको हाइट को h ले रहा हूं तो फाइनली जब ये स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे ये तो पूछा गया ना स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो मतलब इस पॉइंट पे अपन को स्पीड पूछी गई है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं मोशन की बात करूं तो एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, इज इट, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ग्राउंड, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, जब टाइम ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे आप बोल सकते हो y कितना हो जाएगा -h। तो अपन ये थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इन y डायरेक्शन। तो मेरे पास vy क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, दैट इज u साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एस इज इक्वल टू माइनस एच। तो ये अपने पास आ गया वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस 2gh, राइट। तो ये अपने पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग। तो नेट स्पीड तो वो लिख सकता हूं मैं अंडर रूट दिस इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और ये अगर मैं वैल्यू रख देता हूं तो देखो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, तो v अपने पास आ जाता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो एक्चुअली में ये एक जनरल रिलेशन होता है जो आपके जो तीनों केसेस थे उन सब में वैलिड रहता है। सो दिस इज अवर एक्चुअली रिलेशन हेयर। तो यहाँ पे अब अपन लिख सकते हैं जो अपन को ई पार्ट में पूछा गया है। लेट मी नाउ इरेज दिस पार्ट एक्चुअली।
So now we can use that general relation, this speed at the time of striking the ground. तो E पार्ट के लिए V हो जाएगा अंडर रूट U स्क्वायर इज 10 स्क्वायर 2G 10H11, is it? So finally we are getting this is 100 plus ये कितना हो जाएगा, this is equal to 220, right? And we are getting under root 33010. So speed is equal to, you can get 330 meter per second. So this is your फाइनल आंसर. तो आप समझ सकते हैं एक्चुअली में कुछ भी चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा आपको अप्रोच याद रखनी होगी. और आप देख सकते हो कि मेनली अप्रोच इज वर्किंग हियर. बाकी आप कुछ भी कोई ज़्यादा फार्मूला अपन को यहाँ डेराइव करने की जरूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिक चीज़ें हैं, मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, थोड़ा सा सोचना है कि ये चाहिए तो इसके लिए कहाँ से जाना होगा, वो चाहिए तो कहाँ से जाना होगा. इफ़ यू जस्ट आर एबल टू डू दैट देन things are straightforward for you. So this is about this problem actually, and let's continue with more problem and the next topic in the next class. Thank you so much.